पाकिस्तान की राजनीति और सैन्य व्यवस्था इस समय असाधारण उथल-पुथल के दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर, जिसका आधिकारिक कार्यकाल 29 नवंबर 2025 को समाप्त होना था, अब अपने भविष्य के पद चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी कि CDF की अनिश्चितता के बीच सुर्खियों में है। 1 दिसंबर 2025 तक यानी कार्यकाल समाप्त होने के 2 दिन बाद भी वो उस पद पर नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी न होने के कारण तकनीकी रूप से सेना प्रमुख नहीं है, जबकि दूसरी ओर उन्हें हाल ही में पाकिस्तान के इतिहास का दूसरा फील्ड मार्शल बनाया जा चुका है। इस तरह मुनीर एक ऐसी स्थिति में है जहां वह न तो वर्तमान सेना प्रमुख है, न ही आधिकारिक रूप से CDF, लेकिन फील्ड मार्शल की आजीवन रैंक उन्हें अभूतपूर्व शक्ति और प्रभाव प्रदान कर रही है। तो वहीं भूमिका से हटने के ठीक पहले उन पर ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक विवादास्पद सैन्य कार्रवाई चलाने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद भारत के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमले की खबरों ने तनाव और बढ़ा दिया। इस पृष्ठभूमि में शहबाज शरीफ सरकार पर दबाव डालकर उन्होंने स्वयं को फील्ड मार्शल का दर्जा दिलवा लिया, एक ऐसा रैंक जो पाकिस्तान ने केवल एक बार अयूब खान के लिए इस्तेमाल किया था। इस रैंक ने उन्हें न केवल सैन्य प्रतिष्ठान में सर्वोच्च स्थान दिया, बल्कि उनके लिए 2030 तक संभावित कार्य विधि और संवैधानिक संरक्षण भी सुनिश्चित कर दिया। पाकिस्तान की सत्ता संरचना में ये एक गहरा और विवादित परिवर्तन था, जिसने पूरे देश की संस्थाओं को झंझोर कर रख दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुनीर का दबदबा लगातार चर्चा में रहा। वह शहबाज शरीफ से कई ज्यादा विदेशी यात्राओं पर देखे गए। कभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करते, कभी चीन के नेताओं से, तो कभी खाड़ी देशों में आर्थिक सहायता जुटाते। पाकिस्तान में इस बात पर भी तंज कसते सुना गया कि जितनी बार मुनीर विदेशी दौरे पर जाते, उतनी बार तो प्रधानमंत्री भी देश से बाहर नहीं जाते। उनकी हर विदेश यात्रा किसी न किसी बड़े कूटनीतिक उद्देश्य से जुड़ी होती थी। डॉलर इकट्ठा करना, कर्ज की किश्तों पर राहत मांगना या रक्षा सहयोग बढ़ाना। कुछ आलोचकों ने तो उनके इस सक्रिय दौरे को देश का सबसे बड़ा सेल्समैन होने का व्यंग्यात्मक तमगा दे दिया। इस बीच पाकिस्तान में 27वां संविधान संशोधन एक ऐतिहासिक और बेहद विवादित बदलाव के रूप में सामने आया। 13 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के हस्ताक्षर के साथ ये कानून बन गया, जिसे शहबाज शरीफ सरकार ने दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पास करवाया। इस बदलाव को कुछ लोग पाकिस्तान के सैन्य इतिहास की सबसे खतरनाक और निर्णायक पुनर्रचना बता रहे हैं। संशोधन की कुल 59 धाराओं में परिवर्तन किए गए, जिनका केंद्र न्यायपालिका की संरचना, सैन्य नेतृत्व की शक्तियों में वृद्धि और संघीय प्रांतीय संबंधों की पुनर्व्याख्या था। सबसे बड़ा बदलाव ये था कि एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का गठन किया जाएगा, जो सर्वोच्च संवैधानिक संस्थान के रूप में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होगी। तो वहीं इसका अर्थ था कि अब संवैधानिक मामलों में अंतिम फैसला सैन्योन्मुख संरचना के प्रभाव में काम करने वाली एक नई अदालत करेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक भूमिका सीमित हो जाएगी। तो वहीं इस संशोधन के माध्यम से फील्ड मार्शल की रैंक को आजीवन संवैधानिक सुरक्षा मिल गई। सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों की सर्वोच्च कमान अब एक व्यक्ति यानी CDF के हाथों में आती है, जो आगे चलकर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही होने थे। पुराने पद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को समाप्त कर दिया गया, जबकि मौजूदा अध्यक्ष शमशाद मिर्जा का कार्यकाल 27 नवंबर को ही समाप्त हुआ था। इस संरचना से सशस्त्र बलों में एक नया शक्ति संतुलन स्थापित होना था, जिसके आलोचकों का मानना है कि यह नेवी और एयरफोर्स में हीन भावना और सेना के भीतर एक तरफा प्रभाव पैदा कर सकता है। तो वहीं न्यायपालिका के पुनर्गठन पर देश में भारी वाद विवाद हुआ। सुप्रीम कोर्ट के 2 वरिष्ठ न्यायाधीश मंसूर अली शाह और अथर मिनल्ला ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया, इसे न्यायपालिका का अंत बताते हुए। उनके इस्तीफे ने राजनीतिक तूफान को और ज्यादा तेज कर दिया। पाकिस्तान के भीतर विपक्षी दल, खासकर इमरान खान की पार्टी PTI ने संशोधन को संविधान के खिलाफ षड्यंत्र करार दिया। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयुक्त वॉल्कर टुर्क ने भी इसे लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाक बताया। तो वहीं इस पूरी प्रक्रिया ने पाकिस्तान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां लोकतांत्रिक संस्थाओं और सैन्य प्रभाव के बीच की रेखा पूरी तरह धुंधली हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के अंदरूनी सत्ता समीकरण भी तेजी से बदलते नजर आए। CDF का नोटिफिकेशन 29 नवंबर को जारी होना था, लेकिन उसके ठप पड़ जाने के पीछे कई कहानियां चल रही है। एक प्रमुख कथा यह है कि इमरान खान की कथित जेल में मौत की खबर ने पूरे देश में राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया, जिससे सरकार ने नोटिफिकेशन रोकने का निर्णय लिया। दूसरी और ज्यादा प्रचलित कहानी ये कहती है कि शहबाज शरीफ स्वयं लंदन में मौजूद है, जहां उनके बड़े भाई नवाज शरीफ का स्पष्ट निर्देश है कि नोटिफिकेशन जारी मत करो। नवाज शरीफ, जिन्हें पाकिस्तान की राजनीति में सबसे प्रभावशाली शक्ति माना जाता है, उनका कहना है कि अगर मुनीर को CDF बना दिया गया तो शहबाज शरीफ केवल फोटो खिंचवाने वाले प्रधानमंत्री बनकर रह जाएंगे और वास्तविक सत्ता फील्ड मार्शल मुनीर के हाथों में चली जाएगी। तो वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संविधान संशोधन ने सैन्य नेतृत्व को अभूतपूर्व शक्ति दी है।
फील्ड मार्शल की आजीवन इम्यूनिटी का मतलब ये है कि उन पर किसी भी आपराधिक मामले, चाहे वो राजद्रोह हो, हत्या हो या कोई गंभीर आरोप, उसका कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा। ये परिवर्तन पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के अनुभवों से सीख लेकर किया गया बताया जाता है, जिन्हें राजद्रोह का सामना करना पड़ा और जो अंततः लंदन में निर्वासन की स्थिति में ही गुजर गए। तो वहीं अब यह स्थिति साफ है कि पाकिस्तान के पास एक फील्ड मार्शल है जिसका कार्यकाल और शक्ति लगभग असीमित है, लेकिन वो उस पद पर आधिकारिक नियुक्ति से वंचित है जो उसे देश का सर्वोच्च और सैन्य कमांडर बनाती है। नोटिफिकेशन की देरी ने सत्ता की भीतरी खींचतान को गहरा किया है। नवाज और शहबाज के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। एक सत्ता को संतुलित रखना चाहता है, दूसरा राजनीतिक जोखिम से बचना चाहता है। तो वहीं इस बीच पाकिस्तान की खुफिया व्यवस्था, विदेश नीति और रक्षा रणनीति पर भी मुनीर का असाधारण प्रभाव जारी है, जिससे उन्हें डी फैक्टो शासक कहा जाने लगा है। तो वहीं पाकिस्तान जैसे देश में सत्ता परिवर्तन का रास्ता अक्सर अदियाला जेल से होकर जाता है, ये भी एक कहावत बन चुकी है। इसी संदर्भ में ये संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस बीच कुछ ऐसी रणनीति तैयार कर चुके हैं जिसका उद्देश्य मुनीर की शक्ति को सीमित करना या उन्हें पद से हटाने की दिशा में आगे बढ़ना हो। तो वहीं इमरान खान की कथित हत्या की खबरों को अगर जानबूझकर फैलाया गया हो तो ये भी संकेत हो सकता है कि सरकार ने समय खरीदने के लिए राजनीतिक बवंडर का उपयोग किया है ताकि सीडीएफ नोटिफिकेशन को टाला जा सके और अंदरूनी रणनीतियां पक्की की जा सके। तो वहीं पाकिस्तान आने वाले दिनों में किस दिशा में जाएगा, ये सवाल आज पहले से ज्यादा कठिन हो गया है। क्या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो सर्वशक्तिशाली सैन्य राजनीतिक चेहरा बनेंगे जिसकी संभावना 27वें संशोधन के बाद दिखने लगी थी, या पाकिस्तान की राजनीतिक शक्तियां, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज हो या अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इस उभरते सैन्य प्रभुत्व को रोक पाएंगी। नोटिफिकेशन की देरी ने देश में अनिश्चितता को और ज्यादा बढ़ा दिया है और यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना वर्तमान समय में सबसे बड़े मोड़ पर खड़ी है। आने वाले समय में यह संघर्ष खुले टकराव में बदलता है या किसी नए राजनीतिक समझौते में। ये तय करेगा कि पाकिस्तान आगे सैन्य छाया में घूमेगा या लोकतंत्र अपनी जगह कायम रख पाएगा।